जी स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास 4.2 8.4.2 इसका नाम है जी एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा कि ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ए प्रोसेस इन विच नो हीट एंड मैस, कोई हीट और मैस जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र between the system and surrounding, between the system and surrounding, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में आपके पास कोई हीट और मैस का ट्रांसफ़र ना हो, उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाया जाएगा कि जिसमें कोई आपके पास सिस्टम से न मैस जाए और न आए, न हीट जाए और न आए, इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब स्टूडेंट, इसमें आपके पास एक बात तो कंफर्म हो गई है कि सिस्टम आपके पास रहेगा इंसुलेटेड, सिस्टम विल रिमेन्स इंसुलेटेड। ठीक है, सिस्टम इंसुलेट रहेगा, आइसोलेट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में हमारे पास सिस्टम जो है वो आपके पास इंसुलेट रहेगा। ठीक है, यानी हमने उसको इंसुलेशन ऐसे जगह पे प्लेस किया होगा कि जो सराउंडिंग से इंसुलेशन पे रहे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इस सिलेंडर में हमने किसी गैस मॉलिक्यूल को इनक्लोज किया हुआ है। ये पिस्टन है। पिस्टन आपके पास मूवेबल होगा, फिक्स नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आपके पास गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज हैं। अभी जो गैस मॉलिक्यूल आपने इसमें इनक्लोज किए हुए हैं, ये गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप हीट ना प्रोवाइड करेंगे, ना इसमें से हीट आप एक्सट्रैक्ट करेंगे सिस्टम में से। ठीक है, इसका जो आपके पास वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा जी V1। इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो आपके पास हो जाएगा T1। इंटरनल एनर्जी डेल्टा U हो जाएगा, और ये आपके पास प्रेशर हो जाएगा P1। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है। अब सिस्टम को आपने किया हुआ है इंसुलेटेड, यानी सिस्टम आपके पास एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ इंसुलेशन है, ना सिस्टम से मैस आ सके ना बाहर जा सके, तो आपने सिस्टम को इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट, जब ये प्रोसेस आप परफॉर्म करेंगे तो इसमें आपके पास ये हो जाएगा कि जी ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो जाहिर सी बात है इसकी एप्लीकेशन है, इससे पिछला हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था, उसके अकॉर्डिंग ये है कि हीट इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। ये स्टूडेंट हमारे पास प्रोसेस है। अब हमने ये किया है कि हमने एक शर्त लगाई है। वो कंडीशन क्या है कि हीट आपके पास न आए और न जाए सिस्टम में। सो आपके पास जब हीट रिमेन्स कांस्टेंट, या हीट आपके पास सिस्टम से न एक्सट्रैक्ट हो, न सिस्टम में ऐड हो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू, यानी Q को हम ज़ीरो कर देंगे, ज़ाहिर है, ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। ठीक है, ये आप लिखेंगे, और फाइनली आप लिख सकेंगे W इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा U, यानी आपके पास वर्क डन अगर होगा तो वो इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पे होगा। इंटरनल एनर्जी में आपके पास डिक्रीज़ आ जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट हम इसके दो कैटेगरीज बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी मैं बना रहा हूँ कि जो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, इसके हम दो कैटेगरीज बना देते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में पहली कैटेगरी हम ये बनाते हैं जी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर हम सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और दूसरी कैटेगरी हम बना देते हैं जी एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अगर हम सिस्टम को कंप्रेस कर देते हैं तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जब आप सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे तो हीट तो आप देंगे नहीं,
हीट तो आपके पास नहीं है, ठीक है, हीट तो आपके पास ज़ीरो है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन आपके पास याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्सपेंशन कॉज कूलिंग, ठीक है। आपके पास एक्सपेंशन से गैस मॉलिक्यूल में कूलिंग आएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक्सपेंशन जो है वो आपके पास होता है, एक्सपेंशन ये आपके पास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन का ये भी मतलब है कि सिस्टम ने काम किया है, ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर। तो ये एक्सपेंशन के दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने हीट को तो कर दिया ज़ीरो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब जब आपके पास कॉज कूलिंग है तो कॉज कूलिंग में इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, ड्रॉप आएगा। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है आपके पास डिक्रीज़ कर जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो उसके साथ माइनस का साइन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन हमने पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो हम लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी वर्क डन विल बी डन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में आपके पास डिक्रीज आ जाएगा। तो ये आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन है। अगर हम स्टूडेंट कंप्रेशन की बात करते हैं तो सेम फिनोमेना है कि कंप्रेशन में भी हमने सिस्टम को एडियाबैटिक रखा है, हीट ना हम सिस्टम से ले रहे हैं ना हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं। तो जब आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो कंप्रेशन के प्रोसेस में आपके पास कंप्रेशन, इसके बारे में आप कहते हैं कि कंप्रेशन कॉज हीटिंग। अब सिस्टम के जो मॉलिक्यूल है वो हीट हो जाएंगे जब आप उसको कंप्रेस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कंप्रेशन के बारे में हमारा ये कंसेप्ट है कि कंप्रेशन इज़ इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर आपके पास काम हुआ है, आपने सिस्टम को कंप्रेस किया है। तो जब आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट तो ज़ीरो है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा क्योंकि कॉज हीटिंग, तो डेल्टा यू जो है वो आपके पास इंक्रीज हो चुका होगा। तो अब आप लिखेंगे कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू माइनस वर्क डन। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो हमारे पास कन्वेंशनली क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये स्टूडेंट हमने इसकी दो कैटेगरीज बना दी। बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से SLO बेस्ड जो है वो आपका ये टॉपिक जो है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसमें आप ये दो एक्सप्लेनेशन देंगे, कंप्रेशन और एक्सपेंशन की एक्सप्लेनेशन आप देंगे। स्टूडेंट इसका ग्राफ देखेंगे और कुछ इसके डेली लाइफ यूजेस देखेंगे। ग्राफिकली हम अगर इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ग्राफिकल प्रोसेस में हम कंफर्म है कि हम प्लॉट करते हैं जनाब PV कर्व, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व हम ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास स्टीपनेस ज़्यादा होती है। एडियाबैट कर्व जो है वो मोर स्टीपर होता है देन आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। ये इस किस्म की स्टीपनेस हमारे पास ज़्यादा होती है एडियाबैटिक कर्व में। तो अगर मैं इसी ग्राफ के अंदर आइसोथर्मल प्लॉट कर दूं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए, तो अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस ड्रॉ करूंगा तो उसमें स्टीपनेस नहीं होती, वो इस किस्म का ग्राफ आपके पास आ जाएगा। ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ ये मैंने जस्ट फॉर कंपैरिजन किया। यहाँ पर ये आइसोथर्म है और ये जो रेड वाला मैंने प्लॉट किया है ये प्रोसेस, ये एडियाबैट है, ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। स्टूडेंट इसमें फेडरल बोर्ड का एक पास्ट पेपर अगर आप देखेंगे या किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि वाई आइसोथर्मल एडियाबैटिक कर्व इज़ मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, वाई एडियाबैटिक कर्व, वाई एडियाबैटिक कर्व इज़ मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व, ठीक है, स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। यानी आपके पास जो एडियाबैटिक कर्व है ये स्टीपर होते हैं आइसोथर्मल कर्व से। तो ये आपके पास एक SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें
हम ये कहेंगे कि चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा, तो जब वर्क डन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा तो हमारे पास उसमें आपके पास चूँकि हम हीट ऐड नहीं कर रहे तो उसमें रैपिड जो है वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है वो होंगे, तो आपके पास एकदम चेंज आता है, रैपिड चेंज आता है, तो इसमें फिर हमारे पास स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा होती है कर्व के अंदर। ठीक है, ये आपके पास एक SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हो गया और एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाती है। एडियाबैटिक प्रोसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं कि रियल लाइफ में या वैसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस को कहाँ पे देखेंगे। स्टूडेंट पहला हम इसमें लिखेंगे जी रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। हमारे पास रैपिड कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रही है कहाँ पर, एक्सपेंशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल की कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रही है, और उसमें एयर मॉलिक्यूल की कंप्रेशन और एक्सपेंशन इन साउंड वेव्स की केस में। साउंड वेव्स एडियाबैटिकली ट्रेवल करती हैं। ठीक है, एक तो इसमें आपके पास प्रैक्टिकली आप ये देख सकते हैं कि आपके पास रैपिड एक्सपेंशन और रैपिड कंप्रेशन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव्स के अंदर जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो रहे हैं वो आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं। दूसरी एग्जांपल सर स्टूडेंट हम ये देंगे कि द वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर, द वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर। जब ये मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास क्या करें, हीट कर जाते हैं, तो ये वर्टिकल फ्लो बन जाता है और ये हीट लेके जो है अपनी ही इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की एटमॉस्फेयर की इंटरनल एनर्जी लेके ये एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास आ जाता है। और तीसरी एग्जांपल स्टूडेंट क्लाउड फॉर्मेशन, ये जो बादल बनते हैं ये आपके पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, एटमॉस्फेयर की इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास यूज़ हो जाती है, तो इसको आप कहते हैं कि जी आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाते हैं। और एक पॉइंट और है कि जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस था जिसमें हमने लिखा था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ जो था, बॉयल्स लॉ में अगर आप एडियाबैटिक को देखेंगे तो PV की पावर गैमा आपके पास यूज़ हो जाएगा और ये आपके पास बॉयल्स लॉ ऐसे लिखा जाएगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो पावर गैमा आया है ना, गैमा हमारे पास रेशो है कांस्टेंट वॉल्यूम टू कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास गैमा फैक्टर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिटेल से डिस्कस किया हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को, ग्राफिकली देखा, डायग्राम प्लॉट किया, दो इसके हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बना दिए और ये कुछ 2-3-4 एग्जाम्पल हमने रियल लाइफ से देख लिए। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे पास अगला जो प्रोसेस है 8.4.3 उसको हम कह रहे हैं जनाब आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये प्रोसेस कौन से होंगे इसको हम इसी तरह डिटेल से देखेंगे कि आइसोकोरिक, आइसो मीन सेम एंड कोरिक वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इसको भी हम डिफाइन करेंगे पहले। ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which volume of the system remains constant, वॉल्यूम सिस्टम का जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, मुकम्मल सारे प्रोसेस में आपके पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब स्टूडेंट इसमें जाहिर सी बात है हमारे पास वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मींस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जब वॉल्यूम आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिस्टम का सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा,
तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो डेल्टा वी आएगा चेंज इन वॉल्यूम, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिलेंडर है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये हमने लगा दिया पिस्टन। अब गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर इनक्लोज्ड हैं, ये इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड हैं, इसका टेम्परेचर भी, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी सब कुछ है। लेकिन अब इस कहानी में इस जगह पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है स्टूडेंट, वो आपके पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अब नहीं हो सकता। मतलब यहाँ आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, ठीक है, नट बोल्ट लगा दिए, सिस्टम को, सिलेंडर को फिक्स कर दिया। अब ये आपके पास फर्दर एक्सपेंड होने का नहीं है कि ये फर्दर एक्सपेंड हो जाए। लेकिन इस वक्त जो इसका वॉल्यूम है वो V है, टेम्परेचर T है, इंटरनल एनर्जी जो भी है वो डेल्टा U है, और गैस का जो प्रेशर है वो P प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर भी आपके पास P ही है। मतलब वॉल्यूम आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर आप इस इनक्लोज्ड गैस मॉलिक्यूल को फिक्स कर देते हैं, लेकिन आप हीट ऐड कर देते हैं, तो हम ज़ाहिर हीट तो ऐड करवा सकते हैं, जिस तरह भी हमने कहा कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ऐड नहीं होगा, लेकिन इसमें तो हम हीट ऐड करेंगे। इफ़ हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट ऐड करवाएं तो इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी में आपके पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा। और इस इंक्रीज से एक रिज़ल्ट और आएगा कि वो आपके पास क्या होगा, द प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज़, द प्रेशर विल इंक्रीज़, ठीक है। क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाता है ना, तो स्टूडेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करें तो स्टूडेंट हमारे पास गैस मॉलिक्यूल की जो कलीजन है वो हमारे पास बढ़ जाती हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा कि P1 P2 पे चला जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ कर गया, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, T1 T2 पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम है उसमें आपके पास ये था कि वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट रहेगा, और डेल्टा वी आपके पास क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो ही रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम आपके पास नहीं आएगा। तो ये इस प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। स्टूडेंट अगर हम इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। चूँकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस हैं, तो इसमें हम अब लिखेंगे कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, ठीक है, ये लिखा। और इसमें हम ये लिख सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब जो वर्क डन है इसको हमने क्या लिखना है, प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क डन, P डेल्टा V। अब सुन, आप जानते हैं कि ये डेल्टा V आपके पास क्या है, ज़ीरो है, चेंज इन वॉल्यूम आपके पास नहीं था। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारा टर्म आपके पास P डेल्टा V वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम। अब अगर आप सिस्टम को हीट ऐड करवाएंगे तो वो सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज़ करेगा। सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। और दूसरी तरफ हम इसमें से हीट रिमूव भी करवा सकते हैं बाय एनी मीन, चूँकि कंप्रेशन या एक्सपेंशन तो हम नहीं करेंगे, बाय एनी मीन हम हीट इससे रिमूव भी करवा सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट इसको अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो ग्राफिकली हम इसका वंस अगेन, जैसे सारे प्रोसेस के लिए हमने प्लॉट किया है, तो हम प्लॉट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, कर्व। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व अगर हम इसके लिए प्लॉट करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास चूँकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो सिस्टम का कोई ना कोई प्रेशर भी था और सिस्टम का कोई ना कोई वॉल्यूम भी था। तो हमने चूँकि वॉल्यूम चेंज नहीं किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, तो इसको हम ये ग्राफ प्लॉट कर देते हैं और इसको हम आइसोकोर का नाम देंगे। इस ग्राफ को हम आइसोकोर का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक ग्राफ वर्टिकली बना,
तो ये हमारे पास आईएसओ कोर हो जाता है कि हमारे पास सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन और ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें हमारे पास कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल, जिस तरह हम हर प्रोसेस के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें पहली एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि हम ही कहते हैं कि कुकिंग ऑफ फूड इन प्रेशर कुकर। ठीक है, ये आपके पास चूँकि वॉल्यूम फिक्स होता है और हीट आप ऐड करवा देते हैं, कुकिंग ऑफ फूड इन प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर में आपके पास जो कुकिंग हो रही होती है वो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती हैं। आपने प्रेशर कुकर को फिक्स किया होता है, जो विच इज़ अ क्लोज कंटेनर, और जिसमें आप हीट ऐड कर देते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाता है और प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल हो जाती हैं। और दूसरी बात, आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम कीपर जो है वो आपके पास गाड़ी के इंजन में जो बर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि जब आपके पास गैसोलीन या कोई भी पेट्रोल या फ्यूल वगैरह जो है वो बर्न आउट हो रहा होता है, एंड गैसोलीन एयर मिक्सचर इंजन के कार्बोरेटर में, ठीक है ना, ये बर्न आउट होता है, तो आपके पास ये आइसोकोरिक प्रोसेस पे होता है। सिस्टम का वॉल्यूम आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो हम इसको कहते हैं कि आपके पास व्हेन गैसोलीन एयर मिक्सचर इज बर्न इन दी इंजन ऑफ ए कार, इसका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो गैस का कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये वंस अगेन आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आइसोकोरिक प्रोसेस, उसके डेफिनेशन, उसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, उसका डायग्राम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके साथ साथ उसके यूजेस। अब लास्ट हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड आइसोबैरिक प्रोसेस है। जी स्टूडेंट, इसमें हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस, जैसे आप जानते हैं कि आइसो मीन्स सेम और बार इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, जो है बार प्रेशर का यूनिट है। तो ओल्ड यूनिट है, आजकल तो जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल चल रहा है उसमें हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स कहते हैं। इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, a thermodynamic process in which pressure of the system remain constant. Pressure of the system remains constant throughout the process. ठीक है, इसमें आपके पास सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस कि जिसमें पूरे प्रोसेस में आपके पास सिस्टम जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहता है। और ये आपके पास ग्रीक वर्ड है ज़ाहिर है आइसोबैरिक, जिस तरह मैंने बता दिया कि आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस में जो है बार जो है वो प्रेशर का पुराना यूनिट है। अगर आप इसमें अब हीट ऐड करेंगे, ज़ाहिर है एडियाबैटिक प्रोसेस तो है नहीं, हीट तो हम ऐड कर सकते हैं। इफ़ हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम, एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे आपने सिस्टम को हीट ऐड किया, ठीक है, तो इसमें आपके पास सिस्टम जो है ये वर्क डन करेगा। तो आपके पास सम वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, सम वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। सिस्टम जो है ये कोई काम कर सकेगा, मीन्स के सिस्टम एक्सपेंड कर सकेगा। और इसके साथ साथ एक और काम होगा कि ऑल्सो देयर विल बी सम इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, ऑल्सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल टेक्स प्लेस, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल टेक्स प्लेस, ठीक है।
इंटरनल एनर्जी में आपके पास इंक्रीज़ भी आ जाएगा। तो दो काम हो गए। अगर हम सिस्टम को हीट ऐड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगा और सिस्टम जो है वो वर्क डन भी परफॉर्म करेगा। इसमें अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज़ करेंगे स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें कोई टर्म अब ज़ीरो नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास हीट क्या, क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हीट इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पी डेल्टा वी। अब इसमें आपके पास जो प्रेशर है वो ज़ीरो नहीं है, वो कांस्टेंट है। मतलब कि हमने कोई ना कोई सिस्टम का प्रेशर तो है ना, और वो जो भी है वो कांस्टेंट है। तो इसमें अब हमारे पास कोई टर्म ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। कोई सिस्टम हमारे पास यानी कोई इसमें ऐसा टर्म जो ज़ीरो हो सके नहीं। तो अब सिस्टम में एक्सपेंड करने की सलाहियत होगी, सिस्टम एक्सपेंड कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सिलेंडर है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का हमने पिस्टन यहाँ पर इस तरह, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। सिस्टम में हमने ये गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास सिस्टम, और ये हमारे पास पिस्टन है, और ये पिस्टन मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। अगर हम हीट ऐड कर दें तो हीट ऐड करने से हमारे पास दो काम होंगे। एक, आपके पास इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा, यानी डेल्टा यू जो है वो आपके पास इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की इंक्रीज़ करेगी। तो आपके पास जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो चेंज हो सकेगा, ये एक्सपेंड हो सकेगा। तो जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास, जो वेरिएबल है, यानी P तो कांस्टेंट है, V1 से V2 पे चला जाएगा, T1 से T2 पे चला जाएगा, और इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कोई टर्म अभी ज़ीरो नहीं हुआ, सारे आपके पास जो है वो इक्वली फंक्शनल है और सारे आपके पास काम करेंगे, लेकिन प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, और हीट ऐड करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है स्टूडेंट। इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो ग्राफिकली हम वंस अगेन पीवी कर्व ड्रॉ करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम कर्व ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्रेशर और ये वॉल्यूम। तो स्टूडेंट हमारे पास चूँकि हमारे पास जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो सिस्टम का कोई ना कोई वॉल्यूम है और कोई ना कोई हमारे पास सिस्टम का प्रेशर है। तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपके पास वर्क डन है वो ज़ाहिर है कि ज़ीरो नहीं है। तो आपके पास प्रेशर कांस्टेंट से वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम दे रहे हैं आइसो बार। तो एक आइसो बार है हमारे पास कि हमारे पास जो कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ प्लॉट हुआ वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हुआ, और ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस वॉल्यूम एक्सिस, और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहा। तो ये हमारे पास ग्राफिकली इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है स्टूडेंट। और इसके अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस आपके पास कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है या कहाँ कहाँ फंक्शनल है, कहाँ कहाँ हो रहा, तो उसमें आपके पास बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम। अब आप पानी को 100 डिग्री पे हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर आपके पास ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ नहीं करेगा इन ओपन कंटेनर। ये आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस बन जाएगा, यानी आपके पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम जो है यानी आप उसको हीट कर रहे हैं और आपके पास कांस्टेंट प्रेशर रह जाता है, तो ये आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस में काउंट होगा। दूसरे एग्जांपल में स्टूडेंट सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन प्रोसेस में आपके पास सब्लिमेशन प्रोसेस, इसमें
हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा, तो ये हमारे रूम टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है। और तीसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं जी, आइस फॉर्मेशन। बर्फ़ जब बन रहा होता है तो आइस फॉर्मेशन इन नेचर in which volume change to compensate energy removal while pressure is constant. Ice formation is an isobaric process। ठीक है। आपके पास टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ हो जाता है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम हो सकता है और कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम हो रहा, तो इसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये आपके पास वंस अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में थोड़ा सा लेंथी तो था, हमने चूँकि एक ही दफ़ा सारे प्रोसेस को डिस्कस करना था, आइसोथर्मल प्रोसेस और उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। ये चारों प्रोसेसेस आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं और ये अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बार बार अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिएगा क्योंकि अगले किसी लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम कार्नो इंजन को डिस्कस करेंगे, तो ये प्रोसेस हम वंस अगेन वहाँ पर इसको देखेंगे, वहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।